Okay, so hi everyone. This is GCP training day 7. Okay, day 7. Okay, बीच में बहुत ज्यादा गैप था, राइट? तो बहुत सारे कंसेप्ट है, मे बी फेड हो गए होंगे, तो हम सारे एक बार क्विक रिकैप करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कि आगे का कैसा पढ़ना है, राइट? सो सबसे पहले रिकैप करते हैं। तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूट रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस होते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, वो चीजें हम पढ़ रहे थे, राइट? तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कंप्यूट इंजन। कोई बताएगा क्या होता है ये? बताओ, किसी को कोई आइडिया है? शायद से ये सर्विस है जिसे हम अपने पहले कंप्यूटर सब कुछ हम कंप्यूटर जैसे रैम जितने भी मेमोरी, जैसे मेमोरी लैपटॉप, स्टोरेज। यस, करेक्ट। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? IaaS सर्विस, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, राइट? है ना? सेकंड, हमने उसके बाद पढ़ा कि कंप्यूट इंजन में भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, वर्टिकल स्केलिंग होता है, कुछ अदर है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करते हैं? इंस्टेंस ऐड करते रहते हैं। उसमें वर्टिकल स्केलिंग में उस पे चीजें सेम अपग्रेड इंस्टेंस करते का रहते हम हैं, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड मतलब करते अगर रहते पहले हैं। वो 2 वर्चुअल सीपीयू का था, उसी को 4 वर्चुअल सीपीयू वाला बनाएंगे, राइट? ठीक है, ये हो गया। थर्ड, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ MIG वाला कंसेप्ट, राइट? तो ये MIG वाला जो कंसेप्ट था या फिर इंस्टेंस ग्रुप वाला कंसेप्ट था, वो इसी से रिजेंबल रखते हैं, राइट? अगर मैं MIG यूज कर रहा हूँ, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, तो वो क्या है एक्चुअल में? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। अगर मैं अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप यूज करूंगा तो उस टाइम पे मेरा यूज केस क्या होगा? वर्टिकल स्केलिंग, करेक्ट? तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। इसके बाद हमने एक नई चीज पढ़ी, दैट इज पैस सर्विस, राइट? पैस सर्विस। और गूगल है पैस सर्विस का नाम क्या है? ऐप इंजन। ऐप इंजन। बेसिकली इसमें क्या होता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है हमें, बस हमें अपनी सर ऊपर एप्लीकेशन चलानी है। करेक्ट, मतलब लाइक जितना अंडरलाइन नेटवर्किंग, ओएस के नीचे सारा 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 चीज कौन संभालता है? क्लाउड प्रोवाइडर, राइट? तो इस तरह की सर्विस को हम लोग बोलते हैं पैस सर्विस, राइट? इसके बाद हम आते हैं, तुम लोगों को मैंने 2 तरह के आर्किटेक्चर बताए थे, राइट? आर्किटेक्चर फर्स्ट क्या था? मोनोलिथ। क्या होता है मोनोलिथ में? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है जिसमें मतलब एक ही जगह सब कुछ आएगा, डेटाबेस भी, हमारा फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, सब एक ही जगह। करेक्ट, और एक होता है माइक्रो सर्विसेज जिसमें हम अलग अलग रखते हैं, अपना डेटाबेस करेक्ट, अलग सर्वर पे रखा है ताकि सेफ रहे। ठीक, करेक्ट। तो मोनोलिथ याद आया, सारी चीजें एक जगह पे या फिर हार्डवेयर के अंदर, और माइक्रो सर्विस में वो चीजें सेग्रीगेट होती है। जैसे कि हमारा फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग होगा, और हमारा डेटाबेस अलग होगा। जैसे मैं तुम लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि अगर मेरी ट्रैवलिंग की साइट है, राइट, उसमें बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में मैंने चीजों को रखा है। तो अगर ट्रैवलिंग में क्वेरी वाला जो सेक्शन है, अगर वो माइक्रो सर्विस काम नहीं भी करी, बट बाकी प्लेटफॉर्म्स काम कर सकते हैं, राइट? बट अगर मोनोलिथ में कैसा होगा, एक बंद हुआ मतलब पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। बट कैसा होता है, तुम लोग अभी सोच रहे होगे यार कि मोनोलिथ में एडवांटेज, माइक्रो सर्विस में ज्यादा एडवांटेज दिख रहा है एज कंपेयर टू मोनोलिथ, राइट? तो हम सभी लोगों को माइक्रो सर्विस ही यूज करनी चाहिए, करेक्ट ना? यस यस। क्या लगता है तुम लोगों को? मतलब अभी के जितने भी एप्लीकेशन बनने चाहिए वो माइक्रो सर्विस में ही होनी चाहिए, लोग मोनोलिथ, बट ऐसा नहीं है। मोनोलिथ भी लोग प्रेफर करते हैं बेस्ड ऑन यूज केसेस। तुम लोग एक चीज अगर देखोगे, तो अगर मैं मोनोलिथ आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ, राइट, तो सारी चीजें कैसी है? एक ही जगह पे है, राइट? तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिविटी होगा, इन दोनों के बीच का जो लेटेंसी होगा, वो सबसे मिनिमम होगा, राइट? राइट ना? और अगर यही चीज मैं माइक्रो सर्विसेज के थ्रू कर रहा हूँ, तो 2 अलग अलग जगह पे दोनों प्रेजेंट है, ये पहले इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, तो इनके बीच, इसके कंपैरिजन में लेटेंसी कहाँ कम होगी? बोलो। मोनोलिथिक में होगी ना, क्योंकि वो सब एक जगह पास मोनोलिथ, पास है, नेटवर्किंग करेक्ट, अच्छे से हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। तो मोनोलिथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग देता है, राइट, लो लेटेंसी के साथ देता है। माइक्रो सर्विस में थोड़ा ये ज्यादा होता है। तो यूज केसेस होते हैं इसके भी, जैसे कि अगर तुम देखोगे ना, जैसे ब्रोकर वगैरह होते हैं, देखे होगे ना, स्टॉक मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, है ना? तो वहां पर देखोगे तुम लोग, या फिर टिकट का ही देख लो तुम लोग, क्या होता है कि अगर वो रिजर्वेशन का टिकट आता है, अगर विद इन द सेकेंड वो खत्म हो जाता है, राइट, 1 मिनट भी नहीं रुकता, है ना? ऐसा सिचुएशन में अगर लेटेंसी ज्यादा होगी, तो समझ सकते हो कितना नुकसान हो सकता है, राइट?
सो ऐसे यूज केसेस जहाँ पे होते हैं ना, तो वहां पर आज भी लोग मोनोलिथ आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ही यूज होता है। ओके ओके। सो ये चीजें हो गई। इसके बाद हमने ऐप इंजन के बारे में पढ़ा था। ऐप इंजन दो टाइप के होता है, ऐप इंजन स्टैंडर्ड, ऐप इंजन फ्लेक्सिबल, है ना। और दोनों अपने अपने यूज केसेस के बेसिस पे हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई ऐसी कंपनी है, राइट, जो अभी जस्ट ग्रो किया, उनमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, सो दे कैन गो विथ स्टैंडर्ड वन, राइट। और अगर ज्यादा सपोर्ट चाहिए और ऑल द टाइम इजीली रिक्वेस्ट सर्व करे, और उसमें कैसा होता है कि एक हमेशा एक एक तुम्हारा जो वीएम रहता है वो ऑल द टाइम ऑन रहता ही है ऐप इंजन फ्लेक्सिबल में, और उसमें ज्यादा बाइनरी सपोर्टेड है एज कम्पेयर टू ऐप इंजन स्टैंडर्ड। सो बेस्ड ऑन यूज केसेस हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्यूट इंजन का ऑलमोस्ट आधा पार्ट खत्म हो गया। जस्ट 3 थिंग्स बाकी है, जो कि जिसमें से 2 चीजें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट थिंग बच गया क्लाउड फंक्शन। क्लाउड फंक्शन आई थिंक ये तुम्हें मैंने बता रखा है। दूसरी चीज आएगी तुम्हारा क्लाउड रन, ठीक है। और ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अभी के टाइम पे जितने भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होते हैं, राइट, उसमें से ज्यादातर आर्किटेक्चर इस टाइप के सर्विसेज में रन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग बचेगा गूगल, जिसमें बेस्ट है वो सर्विस है तुम्हारा जीकेई। जब तुम AWS जाओगे, तब तुम एज्योर जाओगे, और जब तुम जीकेई ट्राई करोगे गूगल का, गूगल बेस्ट है इस चीज में। ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है गूगल की, राइट, जिसमें वो कोई बीट नहीं कर पाया अभी तक, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो भी गूगल में आते हैं, राइट, उनके लिए मेन जो प्रेफरेबल मतलब ऑफरिंग रहता है, जो वो लेवरेज करने के लिए गूगल में आते हैं, दैट इज जीके, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं क्लाउड फंक्शन एंड क्लाउड रन। कोई आइडिया है? पहले मैंने बताया था, पहले स्टार्ट करते हैं क्लाउड फंक्शन से। अगर तुम लोगों को याद होगा, इसको मैंने बोला था सर्वरलेस। क्या बोला था? सर्वरलेस। कोई बताएगा सर्वरलेस क्या होता है? बोलो। याद नहीं आ रहा क्या? ओके, सो बेसिकली सर्वरलेस होता गया है ना। अभी अगर तुम एक बात बोलो कि अगर मैं अपने लैपटॉप पे जाता हूँ, राइट, है ना, सो लैपटॉप में मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीपीयू है। मतलब 2 वर्चुअल सीपीयू ही मैं यूज कर सकता हूँ एज माई लैपटॉप, और मेरे पास सपोज 30 GB ऑफ मेमोरी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करूंगा या एप्लीकेशन चलाऊंगा मेरे लैपटॉप के अंदर, तो ये दोनों कंस्ट्रेंट से वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, राइट, है ना। सो दिस इज सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब बेसिकली ये एक सर्वर है, उसमें मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी है, और वो मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बियॉन्ड अगर जाता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, क्रैश होगा ही बेसिकली, क्योंकि एक टाइम के बाद वो सर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा, राइट। बट सर्वरलेस में क्या रहता है, हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी और सीपीयू नहीं डिफाइन करते, दैट इज सर्वरलेस। हम यहाँ बताते नहीं कि भाई मुझे 2 वर्चुअल सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, 30 GB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, दैट ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जाते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, एंड बेस्ड ऑन डिमांड हमारा जो बैकएंड होता है, बैकएंड में जो मेमोरी और सीपीयू है, वो ऑटोमेटिकली स्केल होता है या स्केल डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड सर्वरलेस। क्लियर है? फिर से बताऊं? ओके, क्लियर हुआ? सर्वरलेस में क्या होता है? सर्वरलेस में कोई हम मेमोरी इतना सीपीयू चाहिए, जैसे कंप्यूट इंजन जब तुम बना रहे थे, राइट, तो कंप्यूट इंजन में हम डिफाइन कर रहे थे ना कि मुझे इतना सीपीयू चाहिए, मतलब N1 स्टैंडर्ड 1, E2 मीडियम टाइप का मशीन चाहिए, है ना। तो ये हम डिफाइन कर रहे थे। तो उसमें पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड था कि अगर मैं
N1 स्टैंडर्ड 1 लेता हूँ, राइट, तो मेरे को 1 वर्चुअल सीपीयू विथ 10 GB ऑफ मेमोरी और समथिंग अमाउंट ऑफ मेमोरी मिलेगा, है ना। बट जब तुम सर्वरलेस सर्विसेज यूज करते हो, वहां पर इस तरह का कंस्ट्रेंट नहीं रहता। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम ये बताओ कि मुझे 2 वर्चुअल सीपीयू की जरूरत है या 30 GB मेमोरी की जरूरत है। बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। और सबसे अच्छी चीज गूगल में पता है क्या है सर्वरलेस थिंग के लिए, कि यहाँ पर मतलब इनबिल्ट ना सर्विसेज अवेलेबल है जो इसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, और तुम्हें सर्वरलेस यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड फंक्शंस। एंड अगर तुम एक और सर्विस देखोगे दैट इज क्लाउड रन, ठीक है। अब बेसिकली क्लाउड फंक्शन में क्या होता है और क्लाउड रन में क्या था। एक चीज मैंने इन दोनों के बारे में बोली कि ये दोनों सर्विस क्या है, सर्वरलेस है। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया, ये दोनों सर्विस क्या है, सर्वरलेस है। इसका मतलब हमें स्पेसिफिक वो नहीं करना पहले डिफाइन, जैसे हम उसमें करते थे T2 ला T2 में, बस सीधा यहाँ पे सर्विस अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना, वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप लेता रहेगा जितना उसको चाहिए होगा बैकएंड में स्पेस। सही सही, करेक्ट। तो सर्वरलेस का मतलब है हमें कोई प्रोविजनिंग स्पेसिफिकेशन नहीं देने की जरूरत है, राइट। प्रोविजनिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अमाउंट ऑफ मेमोरी, अमाउंट ऑफ सीपीयू। हाँ, एक थ्रेशोल्ड है इसमें भी कंस्ट्रेंट होता है कि भाई तुम इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं रन कर सकते, राइट। बट वो कंस्ट्रेंट जिस तरह का एप्लीकेशन इसमें रन होता है उससे बियॉन्ड रहता है बेसिकली, ठीक है। अब पहली चीज मैंने इनका स्पेसिफिकेशन बनाया, दे आर सर्वरलेस। सेकेंड थिंग मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, इवेंट ड्रिवन। क्या बोला मैंने, इवेंट ड्रिवन। इसका मतलब मैंने पहले एक बार एग्जांपल दिया था पीडीएफ कन्वर्टर वाला, याद आ रहा है क्या कुछ, कि कोई भी मतलब जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, एक सर्विस वो होती है जो जैसे पीडीएफ कोई कन्वर्ट करेगी उसी टाइम पे ही चलेगी वो, करेक्ट। तो उसी टाइम पे तुम्हारा जो बैकएंड का कोड है वो रन होगा, तुम्हारे सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइज होंगे उसी टाइम के लिए, राइट। तो इस तरह की सर्विस को हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्रिवन। तो ये जो क्लाउड फंक्शन है या जो ये क्लाउड रन है, ये भी कैसे सर्विस है, इवेंट ड्रिवन टाइप के सर्विस है। तो ये उनके दो स्पेसिफिकेशंस हो गए, ठीक है, क्लाउड फंक्शन एंड क्लाउड रन। अब तो समझ में आया कि इन दोनों के बीच कॉमन पार्ट क्या है, राइट। दे आर सर्वरलेस, दे आर इवेंट ड्रिवन, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। सो डिफरेंस सिंपल सा है। बेसिकली अगर मैं क्लाउड रन यूज कर रहा हूँ, राइट, क्या यूज कर रहा हूँ, क्लाउड रन, तो यहां पर मैं अपना कोड स्निपेट देता हूं, कोड स्निपेट देता हूं बस। अब बेसिकली कोड स्निपेट देने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहे थे कि हम ये पीडीएफ कन्वर्ट करता है, राइट। तो पीडीएफ कन्वर्ट करने का एक कोई फंक्शन होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे कोड का जो फंक्शन होगा प्लस उसकी जो डिपेंडेंसी होगी, राइट, वो मैं क्लाउड रन बोल दिया मैंने, ये क्लाउड फंक्शन है, सॉरी माय बैड। क्लाउड फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोड स्निपेट देते हैं। कोड स्निपेट के अंदर क्या रहता है, फंक्शन या मेरा एप्लीकेशन लॉजिक जिसके थ्रू कोई ऑपरेशन होना है, प्लस उसकी डिपेंडेंसी। जैसे कि तुम कोई सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन बनाते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहां पर क्या करते हो, जैसे कि अगर मेरा एप्लीकेशन पाइथन का है, राइट, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ पाइथन, ठीक है। पाइथन में मैंने एक एप्लीकेशन है, एक फंक्शन डिफाइन किया है, एक एप्लीकेशन लॉजिक डिफाइन किया है। वो क्या करता है, जब भी तुम उसको एक नंबर देते हो, जब भी तुम उसको एक नंबर एज अ इनपुट देते हो, वो उसका स्क्वायर निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, स्क्वायर निकाल के देता है। तो बेसिकली क्या होगा, तो अगर ये नंबर ले रहा है, राइट, ये नंबर ले रहा है, फिर उसको उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर रहा है, तब जाके वो स्क्वायर जनरेट करेगा, मतलब आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। तो इसका जो का कोड रहेगा, जो स्निपेट रहेगा, वो स्निपेट प्लस इसमें डिपेंडेंसी क्या है कि ये पाइथन में रन होने वाला है, ये पाइथन का एप्लीकेशन का कोड है, या पाइथन में रिटर्न हुआ कोड है, राइट। और जब मैं ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा हूं, तो मैं मैथ नाम की एक लाइब्रेरी यूज करूंगा। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी अगर कोडिंग से, राइट, वैसे तो नॉर्मली हो जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास डिपेंडेंसी में मैथ लाइब्रेरी है,
ये वाला एप्लीकेशन बना रखा हूँ जो नंबर एज अ इनपुट लेता है, उसका स्क्वायर करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, राइट। तो इसका कोड लिखा मैंने main.py में। अब ये कोड रन होने के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए मुझे, जैसे कि सपोज लेट्स अज्यूम कि मैथ लाइब्रेरी चाहिए मुझे ये काम करने के लिए, या पांडास चाहिए मुझे, या numpy चाहिए मुझे, तो वो चीज मैं requirement.txt में बताऊंगा कि भाई ये कोड अगर तुम्हें रन करना है तो तुम्हें ये डिपेंडेंसी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में बताता हूं मैं कि ये पाइथन का एप्लीकेशन है, आपको इसमें पाइथन आईडीई में रन करना है। जैसे ऐप इंजन में हम क्या करते थे, हम बताते थे ना उसको कि मुझे पाइथन का आईडी चाहिए, उसके ऊपर मेरा एप्लीकेशन बनेगा, ये एप्लीकेशन पाइथन में रिटर्न है, नोड.js में रिटर्न है, राइट। तो वो हम ऐप इंजन में भी दिखाते थे। सेम मैनर में यहाँ भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो पाइथन में रिटर्न है। तो ये 3 प्रीरिक्विजिट जब हम क्लाउड फंक्शन को देते हैं, ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में तुम्हारे लिए ये सारी चीजें डिप्लॉय करता है ना। और तुम्हारा जो सर्वरलेस एपीआई होता है बेसिकली, वो तुम्हारा बन जाता है ऑटोमेटिक। समझ में आया? क्लाउड फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये एक सर्वरलेस है, इवेंट ड्रिवन है, और इसमें अगर मेरे कोड को या कोड के स्निपेट को अगर मुझे रन करना है, जैसे कि कैसा, जैसे कोई एपीआई बनाते हैं हम, आइडिया है एपीआई का? API calls, am I right, Abhishek? yes API call बेसिकली क्या होता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या करते हैं इसमें? तो मतलब हम कोई भी चीज से, कोई ऐप से हमें मतलब उससे कॉल करना है तो सबसे पहले एपीआई के थ्रू हमें मतलब हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो तुम लोगों ने एक मीम देखा होगा कि वहां पर एक होटल होता है, राइट। होटल रहते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो खाना खाने आए रहते हैं, और जो वेटर्स हैं उनको हम एज अ एपीआई दिखाया होता है। देखे हो कभी ऐसा मीम? देखे हो? नहीं देखे क्या? नहीं देखिए, ओके ठीक है। तो बेसिकली सेम काम होता है। सपोज अज्यूम करो तुम्हारे पास एक होटल है, ओके, तुम होटल के ओनर हो, ओके। अब बेसिकली क्या है, होटल के ओनर हो तुम, तो यहाँ पर होटल में किचन में खाना बन रहा है, राइट। यहाँ पर कुकिंग हो रही है, और यहाँ पर तुम्हारा जो क्लाइंट है जो खाना खाने आया है वो यहाँ बैठा है, राइट। तो वेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से खाना लेते हैं और इनको पहुंचाते हैं, राइट। यही काम होता है ना वेटर का। तो सेम मैनर में एपीआई का भी काम सेम रहता है। वो क्या करता है, तुम्हारा कोई एक प्रोग्राम है, क्या है, एक प्रोग्राम है, वहां से इनपुट लेता है, और यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम है जिसको वो इंटरफेस का काम करता है या सामने वाले को डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, जैसे तुम्हारा जो वेटर था, राइट, वो वेटर क्या है, तुम्हारे किचन और जो क्लाइंट है उनके बीच का एक इंटरफेस है, राइट। वही खाना लेके आ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि सर आपको क्या चाहिए, फिर वो जाता है ना किचन में, बोलेगा शेफ को कि सर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये बना के दीजिए, फिर वो वहां लाके हमारे क्लाइंट को सर्व करता है, राइट। इन द सेम मैनर प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, जो एपीआईज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे प्रोग्राम और एक दूसरे दो अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। सपोज क्या होगा पता है क्या, जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिया पीडीएफ कन्वर्टर वाला, राइट। अब पीडीएफ कन्वर्टर वाले में क्या होता है, सॉरी, ओके, पीडीएफ कन्वर्टर वाले में कैसा होगा मैं तुम लोगों को बता रहा। जैसे ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है, क्या है, फ्रंट एंड, और ये हमारा हो गया बैक एंड, ठीक है, बैक एंड हो गया। अब कैसा होगा देखो, जैसे कोई यूजर आया, राइट, वो यूजर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से अपना जो भी पीडीएफ वगैरह है, राइट, या फिर जो भी एक्सेल फाइल है, वो यहाँ पर उसने क्या किया, अपलोड किया। अब ये अपलोड होने के बाद इसका जो डेटा है, राइट, वो डेटा बैकएंड में पहुंचाना भी है, प्लस यूजर का इंफॉर्मेशन भी सेव करना है ना, और फिर जो डेटा वहां से मिला है उसको प्रोसेस भी करना है, राइट। तो यहाँ पर सपोज एक इंटरमीडिएट लेते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो भी डेटा है वो यूजर लेगा और यहाँ बैकएंड में पहुंचाएगा, फिर बैकएंड में वो क्लाउड फंक्शन रन होना चाहिए, और फिर जो भी आउटपुट रहता है वो आउटपुट सेक्शन में दिखा देना चाहिए, या एक दूसरे पेज में भी हो सकता है, या फ्रंट एंड को ही ट्रांसफर कर देगा। इस तरह का प्रोसेस चलेगा, राइट।
तो अब ये प्रोसेस चलने के लिए ये जो बैकएंड वाला पार्ट है, बैकएंड बेसिकली नहीं होगा, ये बेसिकली एपीआई होगा। यहाँ पर क्लाउड फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को। तो अभी क्या होगा, यूजर आया फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड एक अलग प्रोग्राम है, राइट? क्या है? एक प्रोग्राम है। जो आउटपुट सेक्शन है वो भी एक प्रोग्राम होगा, राइट? और ये जो बैकएंड वाला पार्ट है, या फिर जो क्लाउड फंक्शन में जो हम वर्क कर रहे हैं, या फिर दोनों के बीच का जो इंटरफेस कर रहे हैं, एक आउटपुट पेज, एक फ्रंट एंड, एक आउटपुट पेज है और एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है, या फिर क्लाउड फंक्शन या एपीआई बोल सकते हैं इसको। बेसिकली क्या हो रहा है, यूजर आया, अपना जो एक्सेल फाइल है उसने अपलोड किया, ये एक्सेल फाइल का डेटा सीधा जाएगा क्लाउड फंक्शन के अंदर, जो कि कन्वर्ट करता है हमारे एक्सेल फाइल को पीडीएफ में, राइट? तो उसने कन्वर्जन किया, और वो कन्वर्जन होने के बाद जो डेटा था, जो रिक्वायर्ड आउटपुट डेटा था, वो हमें आउटपुट सेक्शन में दिखा रहा है, राइट? तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है तुम लोगों का, ये जो क्लाउड फंक्शन है वो एज अ इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है हमारे फ्रंट एंड और आउटपुट सेक्शन के बीच, या फिर फ्रंट एंड में ही वापस भी भेजेगा ये, राइट? अगर मैं आउटपुट सेक्शन नहीं बना रहा फिर भी वापस भेज रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, जो एक प्रोग्राम से डेटा ले रहे हैं कि हाँ भाई ये एक्सेल फाइल है, चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन का काम यहाँ पर हो सकता है, राइट? अभी ये कन्वर्जन कर रहा है जो कि बैकएंड में होता है बेसिकली, बट वो तुम्हारा जो एपीआई का काम रहता है वो क्या करेगा, वहां से डेटा लेगा, है ना? और फिर उसके बाद उसको दूसरे प्रोग्राम में उसको फीड करेगा, या फिर बैकएंड में डालेगा, या फिर से खुद से कन्वर्जन करेगा, या फिर प्रोसेस करेगा उसको, और वो आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर दिखाता है। तो इस तरह का आर्किटेक्चर अगर हमें करना है, या फिर माइक्रो सर्विस जो हम बना रहे हैं, राइट? तो वहां पर कैसा था, हमारे पास एक फ्रंट एंड था मेन, और अलग अलग एप्लीकेशंस थे हमारे पास, राइट? जैसे कि ट्रैवलिंग की साइट थी हमारी, वहां पर एक क्वेरी का सेक्शन था, एक टिकट बुकिंग सेक्शन था, एक हमारा हो गया क्या बोलते हैं तुम्हारा, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रेन की इंफॉर्मेशन हो गई, टाइम टेबल हो गया, फिर यहाँ पर एफएक्यू सेक्शन हो गया, है ना? और भी तुम्हारे दूसरे सेक्शंस हो गए, राइट? तो अब अगर यूजर आता है ना, अब अगर यूजर आया तो ये यूजर जो है फ्रंट एंड पे अभी आ गया है, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है। अब क्या हुआ, ये जो यूजर होगा ये क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वो जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग क्लाउड फंक्शंस में सपोज रन हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो ठीक है, यहीं पे अज्यूम करते हैं कि वो अलग अलग सर्विसेज पे रन हो रहा है, अलग अलग क्लाउड फंक्शंस पे रन हो रहे हैं ये अलग अलग सेक्शंस, ठीक है? अब क्या हुआ, इस यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को टिकट बुक करना है, राइट? तो टिकट बुकिंग के लिए अगर मैं ये सेक्शन में जाऊंगा, राइट, यहाँ जाने से पहले ये जो यूजर है पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए कि ये यूजर यहाँ पर आने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर उसने लॉगिन नहीं किया तो बिना लॉगिन के हम नहीं कर सकते, राइट? कोई भी टिकट बुक, अगर तुम लोग ट्रैवलिंग की साइट में गए होगे तो ये जो लॉगिन वाला कंसेप्ट है, या फिर लॉगिन वाला जो सेक्शन है, तुम लोग देखे होगे साइन इन विद गूगल आता है, कभी देखे हो? किसी भी वेबसाइट में जाते हो वहां पर देता है साइन इन विद गूगल, है ना? तो बेसिकली वो साइन इन विद गूगल क्या है, एक तरह से उन्होंने ना एपीआई का इंटीग्रेशन कर रखा है इंटरनली। तो क्या करता है, गूगल के अंदर जो अकाउंट तुम्हारा बना हुआ है ना, उसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन पहले से तुमने फीड कर रखा है, राइट? सही है ना? जब हम गूगल अकाउंट बनाते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह सब हम डाल के रखते हैं पहले से। तो जब भी हम किसी वेबसाइट में लैंड करते हैं, राइट, और वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑप्शन आता है कि साइन इन गूगल। अगर मुझे ये टिकट बुक करना है तो मुझे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, तो लॉग इन करने के लिए साइन इन गूगल का ऑप्शन आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा जो डेवलपर होगा उसने क्या किया है, यहाँ पर गूगल का जो एपीआई है उसको इंटीग्रेट कर रखा है। अब यहाँ पर एपीआई का काम क्या रहता है, जो गूगल अकाउंट बनाते समय तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन तुमने फीड किया था, राइट, वो इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ट्रैवलिंग की वेबसाइट को प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, तुम्हारा ये गूगल एपीआई। समझ में आया क्या था? जब तुमने गूगल अकाउंट बनाया था, तुमने अपने इंफॉर्मेशन डाल रखी थी, तो गूगल के पास अभी तुम्हारे पास तुम्हारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब वो इंफॉर्मेशन के साथ तुम चाहते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में तुम्हारा अकाउंट बन जाए, तो वो इंफॉर्मेशन वहां से उठा के इन्हें इस वेबसाइट को देनी पड़ेगी,
तब जाके इसको पता चलेगा तुम्हारी आइडेंटिटी कि भाई हाँ इसका ये नाम है, इसका ये जीमेल है वगैरह, राइट? करेक्ट ना? तो ये जो काम है वो कौन करता है? तुम्हारा एपीआई करता है। क्लियर हुआ एपीआई का कंसेप्ट? है ना? तो देखो गूगल का जो जीमेल था या फिर जीमेल जब हमने बनाया था तो गूगल का एक अलग प्रोग्राम है, राइट? गूगल अकाउंट का। और जब हम इस वेबसाइट पे आए तो इस वेबसाइट का एक अलग कोड है। पर्टिकुलर वेबसाइट को इस पर्टिकुलर जो दूसरे प्रोग्राम था जो कि गूगल अकाउंट है वहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसने किया? गूगल एपीआई ने किया, राइट? तो इस तरह से एपीआई इंटरफेस की तरह काम करता है दो प्रोग्राम्स के बीच, ओके? और ये एपीआईज बनाने के लिए जो हमारे सर्वरलेस सर्विसेज होते हैं वो बेस्ट सूटेड होते हैं। ये उनका एक यूज केस है कि अगर मुझे एपीआईज वगैरह बनाने हैं, राइट? एपीआई का मतलब तुम्हें समझ में आया? दो प्रोग्राम्स के बीच इंटरफेस का काम अगर कराना है अपने को तो मैं एपीआई बनाऊंगा। और ये एपीआई अगर मुझे बनाना है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर तो मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज क्लाउड फंक्शंस और दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लाउड रन, ठीक है? ओके, अब क्या हुआ? कैसा होगा कि ये जो वेबसाइट है या जो ये माइक्रो सर्विस है, अगर मुझे टिकट बुक करनी है तो मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल अकाउंट से, राइट? क्लिक करूंगा मैं साइन इन गूगल का। तो अभी बैकएंड में क्या करूंगा? मैं एक क्लाउड फंक्शन बनाऊंगा जहां पर एक कोड का स्निपेट रखूंगा। वो स्निपेट बेसिकली क्या करेगा? गूगल के डायरेक्टरी में जाके इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्लाउड फंक्शन क्या किया? वहां से इंफॉर्मेशन फेच किया और वो इस वेबसाइट को पास करेगा कि भाई ये लो तुम्हारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तब जाके वो जो बंदा है वो यहाँ लॉग इन कर पाएगा और फिर उसके आगे टिकट बुक वगैरह कर सकता है। समझ में आया यूज केस? तो ऐसे ही तुम्हारा जो एप्लीकेशन होगा, मतलब कोई अगर मैं लैम्प स्टैक की बात करूं या फिर 3 टियर एप्लीकेशन की बात करूं, राइट? तो कोई भी यूजर अगर एंटर करता है तुम्हारे वेबसाइट के अंदर तो उसको डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। ये यूजर मतलब वैलिड यूजर है कि नहीं ये देखने के लिए, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस इंफॉर्मेशन से उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम वैलिडेशन का प्रोसेस करेंगे, राइट? और वैलिडेशन के बाद ही उसको हमारे वेबसाइट पे एंटर होने देंगे, राइट? वैसे एनोनिमस कोई भी नहीं आ सकता, है ना? समझ आ रहा है? सिक्योरिटी पर्पस भी है और तुम्हारा एक यूज केस भी बन रहा है यहाँ पे कि वैलिडेशन करना जरूरी होता है। तो ये जो वैलिडेशन का पार्ट है ये चाहो तो तुम क्लाउड फंक्शन में या फिर क्लाउड रन में डिप्लॉय करके बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं अलग से इसी काम के लिए अलग से एक वर्चुअल मशीन बना के रखूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होगी? अब हर टाइम हर बंदा आ रहा है वो वैलिडेशन कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, राइट? जब यूजर आएगा तभी वैलिडेशन करेंगे हम, है ना? जब यूजर लॉग इन करने की कोशिश करेगा तभी वैलिडेशन करेंगे, अदरवाइज हमें नहीं करना, राइट? तो उसके लिए अगर मैं अलग से क्लाउड फंक्शन क्लाउड रन या फिर कंप्यूट इंजन में अगर मैं डिप्लॉय करके रखता हूँ ये मैकेनिज्म या फिर ये एप्लीकेशन लॉजिक तो तुम्हें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसको मैं या तो क्लाउड रन में डिप्लॉय कर दूं या तो मैं क्लाउड फंक्शन में डिप्लॉय कर दूं। समझ में आया? एक यूज केस है इसका, ठीक है? तो ये पूरा पार्ट था कि हमें एपीआई क्या होता है। क्लियर हुआ तुम लोगों को? एपीआई बेसिकली क्या है? दो प्रोग्राम्स के बीच इंटरफेस का काम है, एक दूसरे को डेटा इधर से उधर करने का काम करता है हमारा एपीआई, राइट? और अगर मुझे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में एपीआई बनाना है तो अभी तक तुमने देखा क्लाउड फंक्शन एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, अभी हमने क्लाउड रन देखा नहीं है, राइट? तो क्लाउड फंक्शन अगर मुझे डिप्लॉय करना है क्लाउड गूगल जीसीपी पे, राइट? तो जीसीपी में क्या क्या चाहिए रहेगी? सबसे पहली चीज मुझे मेरा कोड स्निपेट चाहिए, राइट? एप्लीकेशन लॉजिक, है ना? ये चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे? requirement.txt, मतलब कल हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो तुम्हें दिखेगा वहां पे कि एक्चुअल में ये चीजें डालनी होती है। और थर्ड थिंग तुम्हें बताना पड़ेगा इसका आईडी क्या है, क्या ये पाइथन एप्लीकेशन है, क्या ये नोड.जेएस एप्लीकेशन है, क्या ये जावा बेस्ड है, जो भी है ना, वो हमें बताना पड़ता है। तो ये तीन चीजें हम बताएंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक एपीआई जनरेट करके दे देगा। उसका यूआरएल भी होता है, राइट? तो तुम लोग जब क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा तुम्हारा जो भी कोड स्निपेट करता होगा उसका आउटपुट।
ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द क्लाउड फंक्शन। ओके, अब आते हैं क्लाउड रन पे। और मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर हम जीसीपी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त सर्विस है ये। तो अभी मैंने बोला कि लास्ट टाइम क्या बोला मैंने कि दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस, राइट। अब मोनोलिथ में सारी चीजें एक जगह होती है, माइक्रो सर्विस में हम अलग अलग पॉइंट्स पे रखते हैं वो चीज, मतलब सेग्रीगेटेड रखते हैं हर एक सर्विस को। तो कैसा है, तुम लोगों को पता है क्या, अगर मैं चाहूं तो अगर मेरा एक कोड पाइथन में रिटन है, उसको मैं जावा के कोड के साथ भी रन कर सकता हूँ। मतलब जावा का देखो एक पार्ट मैंने पाइथन में लिखा क्योंकि पाइथन बहुत सही है अगर मैं मशीन लर्निंग वगैरह के साथ काम कर रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर मेरा जो एप्लीकेशन है वो मशीन लर्निंग वगैरह यूज करता है तो उसके लिए पाइथन इज द बेस्ट वन, है ना। और ऐसे ही अगर मैं जावा यूज केस दूं जहां पर बाइनरी वगैरह, एक्सट्रैक्शन वगैरह, स्पीड वगैरह सब अच्छा खासा चाहिए मुझे, तो वहां पर जावा का एप्लीकेशन लिखूंगा। या फिर ऐसा कर सकता हूं मैं कि जो फ्रंट एंड है वो मैंने जावा स्क्रिप्ट में बना रखा है, राइट, है ना। तो तुम लोग सोचो यार कि एक की डिपेंडेंसी, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। बेसिकली ये कंसेप्ट आया क्यों, है ना। अब तुम लोगों को थोड़ा सा बैक लेके जाऊंगा मैं। देखो क्या होता है, तुम लोगों को कभी मैंने CI/CD बताया है, राइट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बताया है शायद कभी, है ना। हाँ। अब क्या होता है, सपोज मैं अभी मैक यूज कर रहा हूँ, राइट, है ना। तो मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, है ना, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर देखे होगे कि कोई सॉफ्टवेयर मैक में काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर विंडोज में काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर लिनक्स में काम करता है, राइट। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे उसकी डिपेंडेंसी अलग होती है ना। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आ गई पता है क्या, अगर मेरा कोई एप्लीकेशन है और उसकी डिपेंडेंसी, अभी मेरे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैक में ये चीज थी, मैंने एप्लीकेशन डेवलप किया, उसकी डिपेंडेंसी मेरे मैक के हिसाब से परफेक्ट थी, राइट। अब कुछ टाइम के क्या हुआ, यही एप्लीकेशन मैंने CI/CD में जब डिप्लॉय कर रहे थे हम लोग, तो मैंने ऑप्स टीम को दिया, ऑपरेशंस टीम को, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास सपोज विंडोज था, उनके पास क्या था, विंडोज। तो ये एप्लीकेशन का कोड और उसकी डिपेंडेंसी अगर वो विंडोज में डालेंगे, क्या लगता है चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना वो चीजें। यस, तो यहाँ पर कॉम्पैक्टिबिलिटी की इशू आती है, राइट। तुम लोग देखे होगे कि मैक का जो सॉफ्टवेयर है वो मैं विंडोज पे नहीं चला सकता, उसके लिए अलग से फाइल आती है। अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर मैक में इंस्टॉल किए होगे, उसका एक्सटेंशन होता है DMG, कभी देखना। और जब तुम विंडोज में करते हो तो .exe होता है, देखे हो कभी? क्यों? क्योंकि .ext फाइल विंडोज के लिए कॉम्पैक्टिबल होती है, .dmg मैक के लिए कॉम्पैक्टिबल होता है, राइट, है ना। तो हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर अगर कोई मुझे एप्लीकेशन चलाना है, तो भले ही एप्लीकेशन सेम होता है बट उसकी जो डिपेंडेंसीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई पता है क्या, कि अगर मैंने कोई एप्लीकेशन मैक में डेवलप किया है और वो मैं विंडोज में दे रहा हूँ, मतलब सामने आगे बढ़ा रहा हूँ, और उस बंदे का लैपटॉप अगर विंडोज का है, तो वो एप्लीकेशन उसके में या तो नहीं चलेगा या तो वो मतलब लाइक माल फंक्शनिंग करेगा। ओके, तो ये इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया गया, जिस सोल्यूशन का नाम है कंटेनराइजेशन। ठीक है, कंटेनराइजेशन बेसिकली क्या करता है पता है क्या, जैसे तुम लोग अगर याद आ रहा होगा फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारे पास एक फिजिकल हार्डवेयर होता है। क्या होता है? फिजिकल हार्डवेयर लेयर रहता है, उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं क्या, हाइपरवाइजर, राइट, हाइपरवाइजर। उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो इस तरह से लेयर्स बना रखे। तो कंटेनराइजेशन भी बेसिकली क्या करता है पता है क्या, तुम्हारा जो अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का जो हार्डवेयर होता है उसको लेवरेज करता है और उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली चलाता है आइसोलेटेड मैनर में कंटेनर्स। ठीक है,
अब बेसिकली ये कंटेनर्स क्या होते हैं, राइट? तो कंटेनर्स मैंने बोला कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन का कोड रहेगा, राइट, एप्लीकेशन का कोड प्लस उसकी जो डिपेंडेंसीज रहती है उसको मैंने पैक किया, एक साथ डाला, और ये कंटेनर मैंने दिया सामने वाले को, राइट? भले ही उसके पास विंडोज का सॉफ्टवेयर है, राइट, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो क्या करेगा, एक कंटेनराइजेशन टूल इंस्टॉल करेगा, उसका नाम है, मोस्ट पॉपुलर है डॉकर, और भी हैं, डॉकर हो गया तुम्हारा, पॉडमैन हो गया तुम्हारा, राइट? ये रेड हैट के साइड से है, डॉकर ओपन सोर्स है, और अगर तुम गूगल क्लाउड में आओगे तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड बिल्ट, ठीक है? तो ये सारे ना कंटेनराइजेशन के टूल्स हैं जिसके थ्रू तुम कंटेनर्स को क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो, ठीक है? सो बेसिकली क्या है, समझ में आया, क्लियर हुआ? सबसे पहले चलो बताओ क्या होता है कंटेनर, इज व्हाट इज कंटेनर, बोलो। एप्लीकेशन प्लस डिपेंडेंसी को एक पैक कर देते हैं, उसे बोलते हैं कंटेनर, करेक्ट, ठीक है? तो ये पैक हो गया हमारा। तो ये पैकिंग का काम जो है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कंटेनराइजेशन टूल्स के बेसिस पे करते हैं, टूल्स की हेल्प से करते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल क्या है, डॉकर, राइट? उसके बाद ये ओपन सोर्स है, सेकंड आया तुम्हारा पॉडमैन, ये रेड हैट के साइड से है। और अगर मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर मुझे कंटेनर बनाना है, कोई मेरा एप्लीकेशन है, उसको उसकी डिपेंडेंसी के साथ पैक करना चाहता हूं, तो ये काम किसके हेल्प से कर सकता हूं मैं, क्लाउड बिल्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में डेवऑप्स वाला जो पार्ट है, होता है ना, गूगल क्लाउड सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, क्लाउड बिल्ट। तो क्लाउड बिल्ड के थ्रू तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैं बताऊंगा अभी, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यही रखो कि क्लाउड बिल्ड के भी हेल्प से हम एप्लीकेशन को उसकी डिपेंडेंसी के साथ हम पैक कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई बंदा बोलता भी है, मतलब एक और ऑप्शन होता है कि अगर हमें कंटेनर बोलना है कि क्या होता है, सो ऐसा भी बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ बेसिक ओएस, राइट? ये बहुत लाइट वेट होते हैं कंटेनर्स। तो अगर सपोज तुम लोग देखे होंगे कि कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, मतलब कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, ओके, क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे उबंटू चलाना है, राइट, और उबंटू का सिर्फ मैं सेल यूज करना चाहता हूँ, क्या यूज करना चाहता हूँ, सेल। तुम लोगों को पता है क्या, जब मैं CLI यूज करता हूँ तो ये बहुत कम रिसोर्सेस यूज करता है, क्योंकि अंडरलाइन कर्नल के साथ डायरेक्टली ये इंटरेक्ट करते हैं। बट अगर मैं GUI यूज करता हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे ये तुम्हारा सामने कीप का स्क्रीन दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पर कैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक फ्रंट एंड भी चाहिए, API चाहिए जो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके मेरा GUI कंप्लीट होगा, राइट? क्या क्या चाहिए, कर्नल चाहिए, प्लस फ्रंट एंड चाहिए, फिर उसकी फंक्शनैलिटी वगैरह के कोड चाहिए, तब जाके मेरा GUI वर्क करेगा। बट अगर मैं CLI यूज कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली कर्नल के साथ बिहेव कर सकता है या इंटरेक्ट कर सकता है, राइट? तो जब मैं CLI यूज करता हूँ तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है। क्या होता है, लाइट वेट होता है, मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत कम मेमोरी और CPU और रिसोर्सेस यूज करता है। बट अगर मैं GUI यूज कर रहा हूँ, इट मींस ये बहुत सारे रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए ये जो है ना, ये थोड़े हैवी वेट होते हैं एज कंपेयर टू CLI वाली थिंग, ओके? तो अगर मैं सपोज उबंटू की मशीन चाहता हूँ और मेरे को जस्ट यूज केस ऐसा है कि मैं सिर्फ CLI के साथ ही इंटरेक्ट करता हूँ, या फिर मेरा जो एप्लीकेशन है या API बनाया है मैंने, राइट, तो API की कोड है, बस मुझे GUI की जरूरत नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है, मुझे बैकएंड में नहीं देखने का, या फिर मुझे नहीं देखना कि टाइम कितना हो रहा है, या फिर दूसरी फंक्शनैलिटी कि मैं Gedit यूज कर रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, ये सब काम हम नहीं करते, राइट? अगर मैंने कोई API वगैरह बनाया या एप्लीकेशन है ना, तो ऐसे यूज केस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिले जो कि CLI हो और जो कि लाइट वेट हो, ताकि इनको क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज रन कर रहा हूँ, तो हमें जितना मैं कंज्यूम करता हूँ उतना मैं पे करता हूँ। तो अगर मैं कम कंज्यूम करूंगा तो मैं कम पे करूंगा, राइट? तो ऐसे टाइम पे मैं CLI वाले इमेजेस यूज करने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो
CLI के फॉर्म में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज चाहिए, विंडोज का नहीं होता, ठीक है, जैसे कि उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, तो उस टाइम पे भी मैं डॉकर कंटेनर यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कंटेनर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, राइट, प्लस उसकी डिपेंडेंसी होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, अगर मेरे को उबंटू रन करना है तो यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन उबंटू होगा, राइट, और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी कर्नल लेवल पे जो भी डिपेंडेंसीज रखते हैं वो लगेंगे। तो अभी तुम चाहोगे तो चाहो तो क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा उबंटू की मशीन होती है, राइट, अगर हम लोग GUI के साथ करते हैं तो वो बहुत हैवी होता है, राइट, बट मैं चाहूँ तो इसका जो लाइट वेट वर्जन है उसके साथ भी मैं वर्क कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स इन यूजिंग डॉकर, या फिर कोई भी पॉडमैन यूज करो या क्लाउड बिल्ड यूज करो, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई कंटेनर का डेफिनेशन पूछता है, राइट, सो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि कंटेनर इज जस्ट इनफ ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर हम एप्लीकेशन रन करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग स्टैक देखे हैं पूरा, राइट, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कंप्यूट रिसोर्स अलोकेट करते हैं, 2 वर्चुअल CPU हो गया या फिर 30 DB ऑफ मेमोरी हो गया, इसके ऊपर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, चाहे वो विंडोज हो, उबंटू हो या फिर रेड हैट हो, है ना, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं अपना कोड डालता हूँ और फिर वो कोड में फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर उसके बाद वो एंड यूजर को सर्व होता है, राइट। बट इस केस में क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहां पर GUI नहीं होता, वहां पर जस्ट क्या होता है, CLI होता है, और उसमें हमारा क्या रहता है, बेसिकली एप्लीकेशन और डिपेंडेंसी, और वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। तुम्हें एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उबंटू का इमेज उठा लो, अगर तुम्हें कुछ मतलब रेड हैट चाहिए तो रेड हैट उठा लो, इंजनएक्स हो गया, अपाची हो गया, लैम्पस्टैक तक का भी मिलता है, राइट। तो जो भी एप्लीकेशन तुम चाहते हो उसको तुम कंटेनराइज कर सकते हो, एक लाइट वेट फॉर्म में रख सकते हो, राइट, और उसको तुम जहां चाहो वहां रन कर सकते हो, राइट। तो ये था कंटेनर बेसिक। लास्ट क्विक रिव्यू मारेंगे तो कंटेनर क्या है, एप्लीकेशन प्लस डिपेंडेंसी। एप्लीकेशन बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो उबंटू इज द एप्लीकेशन, अगर तुम्हें कोई इंजनएक्स रन करना है तो इंजनएक्स इज द एप्लीकेशन, जो भी चाहो वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरा जब CI/CD वाला जो काम चल रहा था तो वहां पर मैंने क्या किया, मेरा जो एप्लीकेशन था वो मैंने डेवलप किया किसने, मेरे मैक पे। अब क्या करूंगा मैं, ये जो मेरा एप्लीकेशन था भले ही इसको मैंने बनाया है मैक में, मैं क्या करूंगा, इसको इसकी डिपेंडेंसी के साथ पैक कर दूंगा, और ये पैक करने के बाद मैं सामने वाले को दूंगा जो कि मेरा ऑप्स टीम है, राइट, जिसके पास सपोज विंडोज है। अब क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन प्लस डिपेंडेंसी है वो मेरे उन सामने वाले के विंडोज पे नहीं चलेगा, वो चलेगा डॉकर मैनेजमेंट टूल्स पे, सॉरी कंटेनर मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है डॉकर। यहाँ पर मैंने जब कंटेनर बना रहा था मैंने डॉकर यूज किया था, तो डॉकर को पता है क्या एप्लीकेशन है, इसकी क्या डिपेंडेंसी है, उसको पैक करके उसने बनाया कंटेनर। अब क्या कर रहा हूं मैं, विंडोज में भी क्या होता है, मैंने डॉकर फिर इंस्टॉल कर रखा है। अब डॉकर को पता है कि अंडरलाइन जो हार्डवेयर है उसमें से क्या क्या कंपोनेंट उठाने हैं मेरे इस एप्लीकेशन को उसकी डिपेंडेंसी के साथ रन करने के लिए, विथआउट वरिंग अबाउट कि अंडरलाइन में तुम्हारे पास विंडोज है, अंडरलाइन में तुम्हारे पास मैक है, अंडरलाइन में तुम्हारे पास कोई दूसरा OS है। समझ में आया? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है तुम्हारा कंटेनर मैनेजमेंट टूल्स, और कंटेनर्स का ये यूज केस होता है। तो अभी के टाइम पे जितने भी मतलब डेवलपमेंट के काम होते हैं, राइट, उसमें से मोस्टली में ना हम कंटेनराइज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ताकि कोई भी ना मतलब वो ना हो, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे कोई भी मतलब डिपेंडेंट ना रहे अंडरलाइन हार्डवेयर पे, ओके, और तुम्हारा जो फ्लो है वो स्मूथली चले, ठीक है। तो अगर कोई उनका डेवलपर है वो मैक पे काम कर रहा है, वो एप्लीकेशन बनाता है, तो इट डजंट मैटर कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तुम वहां पर टेस्ट कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, और आगे जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वहां पर भी तुम ये नहीं सोचोगे कि कौन सा अंडरलाइन हार्डवेयर पे इसको डिप्लॉय करना है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको डिप्लॉय करना है, तुम स्मूथली उसको डिप्लॉय कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स, ठीक है।
तो आज मैं एक वीडियो डालूंगा ग्रुप पे, जिसमें तुम लोग देखोगे कि डॉकर क्या होता है थोड़ा और ब्रीफ में, ठीक है। उसके बाद डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं, मतलब तुम्हारा अगर खुद का एप्लीकेशन है उसका तुम कंटेनर कैसे बनाओगे, और उस कंटेनर को कल हम लोग अपने क्लाउड रन जो एप्लीकेशन है, क्लाउड रन जो सर्विस है, वहां पर डिप्लॉय करेंगे। तो इसलिए मैं बोला डॉकर क्लाउड रन क्या करता है, कंटेनर्स को अगर मुझे रन करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्वरलेस थिंग, राइट, तो उसके लिए बेस्ट सर्विस क्या है, क्लाउड रन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में। ओके, सो ये था क्लाउड रन। और अभी के टाइम पे कैसे, जितने भी बोला मैंने कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनते हैं वो कंटेनराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ही देखो, अगर मैं क्लाउड फंक्शन यूज कर रहा हूँ या फिर मैं मोनोलिथ टाइप का आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ, तो अगर बंदे ने मैक में बनाया है कोई एप्लीकेशन, तो सामने वाले का भी मैक होगा तभी चलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, राइट, नहीं चलेगा। और जब मैं उसको क्लाउड में होस्ट भी करूंगा तो मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां चूज कर रहा हूँ वो भी मैक होना चाहिए, तब जाके चलेगा वो, राइट। ये चीज क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो क्या हुआ, अगर मैं मोनोलिथ टाइप का आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ तो, और उसके लिए भी मैं CI/CD बना रहा हूँ, तो अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर का मैक है, ऑप्स एजेंट का भी मैक चाहिए, और अगर मैं क्लाउड में भी उसको होस्ट करूंगा तो उस टाइम पे भी सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तब जाके वो विदाउट एनी इश्यू चलेगा, राइट, डिपेंडेंसी की इश्यूज नहीं आएंगी। बट अगर ऐसा यूज केस है जहां पर मेरा अलग अलग जो टीम्स है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। जब एक डेवलपमेंट साइकिल से दूसरे डेवलपमेंट साइकिल में या दूसरे टीम के पास तुम्हारा एप्लीकेशन जाता है, वहां पर चलेगा नहीं, या फिर बहुत सारे माल फंक्शनिंग होगी, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बोलो? डॉकर, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, डॉकर, ठीक है। तो डॉकर क्या हेल्प करता है, तुम्हारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए होता है। और अगर मैं कंटेनर्स को रन करना चाहता हूँ सर्वरलेस मैनर में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, तो कौन सी सर्विस मैं यूज कर सकता हूँ, बोलो? क्लाउड रन। क्लाउड रन को तो समझ में आया, क्लाउड रन का यूज केस क्या है। अगर मेरे पास कंटेनराइज एप्लीकेशन है ना, और उसको मैं सर्वरलेस मैनर में रन करना चाहता हूं, तो मैं कौन सी सर्विस प्रेफर करूंगा, क्लाउड रन। क्लियर? सो ये था ओवरऑल क्लाउड फंक्शन एंड क्लाउड रन। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्लाउड फंक्शन क्या है, क्लाउड रन क्या है, राइट। और दोनों एक दूसरे से अलग किस मोमेंट पे है। अगर मेरे पास कोड का स्निपेट है, मैं क्या यूज करूंगा, क्लाउड फंक्शन या क्लाउड रन, बोलो? एक बार रिपीट करना भैया। अगर मेरे पास कोड स्निपेट है या फिर कोड का फंक्शन, क्लाउड फंक्शन यूज करेंगे तब। करेक्ट, क्लाउड फंक्शन के लिए क्लाउड फंक्शन यूज करूंगा अगर मेरा कोड स्निपेट है या छोटा लॉजिक है, या फिर एक लिमिटेड सिंगल पर्पस टास्क बनाना है ना, या API बनाना है, तो उस मोमेंट पे मैं क्या करूंगा, कोड स्निपेट है, इसलिए क्लाउड फंक्शन। और अगर मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर इमेज अवेलेबल है, तो आंख बंद करके कहाँ जाऊंगा मैं, क्लाउड रन पे। ओके, तो अभी के टाइम पे पता है कैसा होता है, अगर मेरे पास मोनोलिथ एप्लीकेशन भी है, राइट, तो ऐसे मोमेंट पे हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले कंटेनराइज करते हैं, और उस कंटेनराइज करने के बाद हमारे पास कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जैसे क्लाउड रन हो गया, GKE हो गया, जो कि कंटेनर को रन करने में हेल्प करते हैं, राइट। बट यहाँ पर भी कैसा है, तुम्हारे जो कंटेनर्स है वो या तो सिंगल पर्पस हो सकते हैं या दो पर्पस हो सकता है। बट अगर मेरे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं, वो सारे माइक्रो सर्विस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है पता है क्या, तुम्हारे जो कंटेनर्स है वो डाई भी होते हैं, रिक्रिएट भी होते हैं, है ना, उनके बीच की कनेक्टिविटी भी हैंडल करनी है, तो ये बहुत सारा ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं बेसिकली इस चीज को, राइट। तो ऐसे यूज केस के लिए हमारा क्लाउड रन भी है ना, वो भी उतना फिजिबल नहीं होता, राइट। इसीलिए क्लाउड रन का भी एडवांस फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड GKE। और गूगल कुबरनेटिस इंजन के मामले में बेस्ट है बाकी दोनों क्लाउड से, हमेशा याद रखना।
अभिषेक, ये भी कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए है ना असल में गूगल कुबरनेटिस इंजन। करेक्ट, बट वहां पर जस्ट मैनेज मतलब इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है रन कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कैसे सीखा, देखो फ्लो समझो। सबसे पहले अगर मेरे पास कोड स्निपेट है, मैं जाऊंगा क्लाउड फंक्शन के पास, भाई इसको रन कर दो, राइट, सिंगल पर्पस। अगर उससे और बियॉन्ड जाना है, मुझे थोड़ा और ज्यादा मल्टीपर्पज बना रहा हूं मैं, तो मैं ले लूंगा कंटेनर, और उस कंटेनर को रन करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्लाउड रन अवेलेबल है। अब अगर मेरे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेनर्स अवेलेबल है ना, तो इनकी नेटवर्किंग का ध्यान रखना कि आपस में ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद अगर कोई कंटेनर ड्रॉप होता है ना, कोई डाई होता है या फिर कोई इश्यू आता है, तो फिर से रिक्रिएट करो, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं मैनेजमेंट का टास्क, राइट, वो सारी चीजें भी अगर मैं क्लाउड रन में करूंगा तो मेरे पास कितना सारा क्लाउड रन हो जाएगा, राइट। मतलब हर एक माइक्रो सर्विस के लिए सपोज मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, 10 माइक्रो सर्विस है, तो 10 कंटेनर्स बना लिए मैंने, और वो 10 के 10 कंटेनर्स में रन कर रहा हूँ क्लाउड रन पे, राइट। अब क्या हुआ कि एक पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, तो मुझे उसका रेप्लिका भी बनाना है ना। और एक पे अगर एक पे टाइम आउट हो रहा है तो नेटवर्किंग शिफ्ट करना। देखो सपोज एक काम करता हूँ, मैं लोगों को विजुअली बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक समझ में आया कि क्लाउड रन का यूज केस क्या है। अब क्लाउड रन में अगर मेरे पास सपोज 10 कंटेनर्स है, क्या है, 10 मेरे पास कंटेनर्स है। अब क्या हुआ, ये 10 के 10 कंटेनर्स अगर मैं क्लाउड रन पे डिप्लॉय करूंगा, राइट, तो क्या होगा कि ये पूरे जो माइक्रो सर्विस हैं, राइट, ये सारे माइक्रो सर्विस जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके मेरा फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन रेडी होता है, करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्या है, माइक्रो सर्विसेज हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग का साइट की हम बात करिए, फ्रंट एंड था, फिर क्वेरी था, टाइम टेबल वाला सेक्शन है, एफएक्यू सेक्शन, बुकिंग का सेक्शन है, कैंसिलेशन का सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल है, राइट। अब क्या हुआ, ये सारे माइक्रो सर्विस जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके मेरा एक फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन बनता है ना। अब क्या हुआ कि अगर ये पूरी सारी चीज, ये पूरा होल एप्लीकेशन अगर मैं क्लाउड रन पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, राइट, तो क्लाउड रन पे अगर डिप्लॉय करूंगा तो सोचो, ये इसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये इसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये इधर भी कम्युनिकेट कर रहा है, इधर ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन दोनों का भी कनेक्शन है, इन दोनों का भी कनेक्शन हो सकता है, इसका भी कनेक्शन हो सकता है, इसका भी कनेक्शन हो सकता है, और ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट करें। तो एक बात सोचो तुम लोगों को, सबसे पहली बात तो तुम्हें 10 क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं, राइट। उसके बाद इसका कम्युनिकेशन इससे, इसका कम्युनिकेशन इससे, ये सारी चीजें भी हैंडल करनी है। दूसरी चीज, थर्ड थिंग क्या होगा कि इनकेस अगर इस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ, एक और माइक्रो सर्विस इसी का रेप्लिका बना के इधर डाल देता हूँ, बट उसका भी नेटवर्किंग फिर सबके साथ देखना पड़ेगा। वैसे सेम केस इसके साथ भी हुआ कि इसका एक रेप्लिका बनाया मैंने, इसका भी नेटवर्किंग इसके साथ भी देखना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, राइट। तो समझ रहे हो तुम कि अगर बड़ा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है मेरा, तो वहां पर नए कंटेनर्स को डिप्लॉय करना, है ना। अगर किसी कंटेनर में इश्यू आता है तो उसको फिर से वापस रीडिप्लॉय करना, या फिर नए कंटेनर्स को ऐड करना, तो उस टाइम पे उसकी नेटवर्किंग वगैरह हैंडल करना, राइट। जो भी मेमोरी और सीपीयू का यूटिलाइजेशंस वगैरह है वो भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पर बहुत सारे टास्क हैं, राइट। और ये टास्क अगर मैं मैनुअली किसी बंदे को बैठा के करूं तो मेरे को पूरी टीम लगेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड ब्रॉग नाम था उसका। मतलब वो क्या करते थे पता है क्या, तुम लोगों को एग्जाम्पल, तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक ऑफरिंग अवेलेबल है, दैट इज GKE, गूगल कुबरनेटिस इंजन। ठीक है, अब गूगल कुबरनेटिस इंजन क्लाउड रन का ही एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है पता है क्या, तुम्हारा जो माइक्रो सर्विस, ये जो अलग अलग कंटेनर्स है ना, ये कंटेनर्स जो है हम पॉड के फॉर्म में डिप्लॉय करते हैं। मतलब पॉड इज ऐसा बोल सकते हो हम लोग, कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स। एक भी कंटेनर हो सकता है, एक से ज्यादा भी कंटेनर होता है एक पर्टिकुलर पॉड के अंदर। ठीक है, ये और डीप में बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम जीके को और थोड़ा डीप एक्सप्लोर करेंगे। बट ये सोचो, ये जो तुम्हारा बहुत सारे माइक्रो सर्विस वाला जो आर्किटेक्चर था, वो हमारे साथ क्लाउड रन पे डिप्लॉय करना एक टीडियस टास्क है, राइट।
समझ में आया क्यों टीडीएस है? बहुत सारी नेटवर्किंग के इश्यूज हैं, रेप्लिका का इशू है, मतलब लाइक अगर कोई नया ऐड करना है एप्लीकेशन का पॉड, वहां पर भी इश्यूज हैं, राइट? तो बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। अगर मैं क्लाउड रन के थ्रू पूरा होल एप्लीकेशन, होल माइक्रो सर्विस डिप्लॉय करता हूँ, है ना? तो ऐसे यूज केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और ऑफरिंग अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड GKE, गूगल कुबरनेटिस इंजन। वहां पर ये जो नेटवर्किंग का है पार्ट, वो ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस इनसाइड हैंडल करता है। अगर किसी पॉड पे, अगर किसी कंटेनर पे ज्यादा लोड आ रहा है तो उसका एक रेप्लिका बनाना, फिर उसका नेटवर्किंग वगैरह कॉन्फ़िगर करना, सारा काम जो है बिहाइंड द सीन गूगल कुबरनेटिस इंजन हैंडल करता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, जितने भी माइक्रो सर्विस अवेलेबल है वो माइक्रो सर्विस डाल दो, गूगल कुबरनेटिस इंजन को दे दो, वो बिहाइंड द सीन चीजें हैंडल करता है। अब वो कैसे करता है और कैसे हम चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, राइट? बट तुम्हें समझ में आया कि क्लाउड रन का लिमिटेशन क्या है? है ना? तो अभी कैसे करना है अपने को, ऐसा कंपैरेटिवली पढ़ना है ताकि समझ में आए कि तुम्हारा अगर ये यूज केस है तो इस यूज केस के लिए ये जो सर्विस है ये बेटर है, फिर अगर दूसरी कोई आती है तो ये यूज केस के लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल है, अगर तुम मैनेजमेंट ओवरहेड नहीं चाहते तो ये ज्यादा प्रेफरेबल सर्विस है। तो इस तरह से हम एक आर्किटेक्ट के फॉर्म में सोचते हैं कि कोई भी जिस तरह का तुम्हारा एप्लीकेशन है उस तरह का तुम्हारे पास सर्विस अवेलेबल है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे प्रेफरेबल सर्विस को हमें फॉलो करना है या फिर उसको यूज करना है, राइट? और ये जो ब्रॉग वाला केस था, ये कैसा होता है देखो, अभी तुम लोग देखे होंगे कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर बहुत सारे रैक्स होते हैं, राइट? बहुत सारे क्या होते हैं? रैक्स होते हैं, बहुत सारे रैक्स होते हैं, इसमें मेमोरी और सीपीयू होता है, राइट? अब इन मेमोरी और सीपीयू में से अगर कोई एक यूजर है, राइट, उसने 2 वर्चुअल सीपीयू और 2 मेमोरी की डिमांड की है, 20 GB मेमोरी की डिमांड की है, तो इसमें से ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है ये मैं इसको दे दिया। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने वर्टिकल स्केलिंग कर दी तो इसको 4 वर्चुअल सीपीयू चाहिए, राइट? तो हमारा यही जो पार्ट है इसको और ऐड करना है, मतलब स्केल करना है, राइट? तो ये जो कंसेप्ट था, कोई भी डेटा सेंटर हो गया या फिर गूगल इटसेल्फ क्या करती थी, वो यूज करते थे डेटा सेंटर एज अ क्लस्टर, डेटा सेंटर एज अ क्लस्टर। ये तुम लोग जब क्लस्टर समझोगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने डेटा सेंटर एज अ क्लस्टर किसको बोलते हैं और कैसे ये ब्रॉग प्रोजेक्ट काम में आया और गूगल कुबरनेटिस इंजन कैसे बना, ठीक है? बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट इतना याद रखो, राइट, कि कैसा होता है कि जब तुम स्केलिंग का डिमांड करते हो, राइट, तो बिहाइंड द सीन डेटा सेंटर के अंदर भी तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। कभी कभी ऐसे आता है कि भाई मेरे को 4 वर्चुअल सीपीयू अब नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए अब, तो स्केल डाउन भी करना है, राइट? तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए अगर मैं किसी बंदे को बैठा रखूंगा तो तुम लोगों को समझ रहे कितना टीडियस टास्क है वो। और डेटा सेंटर्स में तो यहाँ मैं एक यूजर की बात कर रहा हूँ, अगर तुम किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर को टारगेट करोगे तो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर जो हैं वहां पर अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे इतना सीपीयू चाहिए, इतना हटाओ, इतना ऐड करो, है ना? ये सर्विस प्रॉपरली नहीं चल रही है, यहाँ पर ये नेटवर्किंग का इशू है ना? और उनके रिसोर्सेस को उनके पर्टिकुलर दूसरे सर्विसेज के साथ मैप करना, उसके डैशबोर्ड्स को अपडेट करना, ये सारी जो चीजें थी, राइट, ये सब मैनेज करने के लिए ये भी एक तरह का ऑर्केस्ट्रेशन है, ओके? तो ये चीज मैनेज करने के लिए इनसाइड जो गूगल है, राइट, गूगल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉग, ठीक है? अभी कैसा है, मेरे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विस अवेलेबल है, बहुत सारे माइक्रो सर्विस बोलता हूँ, बहुत सारे रैक्स अवेलेबल हैं, जितने भी क्लाइंट है वो सीपीयू का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कम करने का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बढ़ाने का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उनके पर्टिकुलर प्रोफाइल को अपडेट करना, फिर नए रिसोर्सेस उनके लिए एलोकेट करना, किसी ने कैंसलेशन का किया तो कैंसिल करना रिसोर्सेस, तो ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेशन का काम है वो काम करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ब्रॉग, जो कि ये सारे टास्क करता था, राइट? तो वो सारे टास्क को ही आगे और उन्होंने एक्सटेंड किया और बनाया उन्होंने कुबरनेटिस,
और इसको अभी कर दिया उन्होंने ओपन सोर्स, CNCF को डोनेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और अब CNCF के अंडर आता है कुबरनेटिस, जहाँ पर कम्युनिटी जो है वो इस पे वर्क करती है, और कुबरनेटिस को बहुत एडवांस लेवल में बना रखा है। और इसी का जो मैनेज फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेज किएटेस, को हम लोग बोलते हैं GKE। या फिर अगर तुम दूसरे क्लाउड में जाओगे, AWS में जाओगे तो EKS बोलते हैं, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। ओके, सो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यार, बट अभी तक के लिए इतना ही ध्यान रखो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे रिलेटेड टू क्लाउड फंक्शन एंड क्लाउड रन। तब तक मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजूंगा जहां पर तुम लोग सीखोगे कि खुद का कंटेनर कैसे बनाते हैं, और एक छोटा सा पाइथन का एप्लीकेशन बन दूंगा मैं तुम्हें, या कोड का स्निपेट, राइट। वो तुम लोग थोड़ा एक बार डीप डिक आउट करो, ठीक है। सो या ऋषभ,